नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ऐसी शख्सियत जिन्होंने बचपन से शास्त्री की सामाजिक सरोकार के विषय पर भी काम किया। स्कूली समय के दौरान नेशनल लेवल पर आपने भाषण प्रतियोगिता में नेशनल लेवल पर प्राइज़ आपने जीता। फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी शिक्षा को विधि विज्ञान की तरफ आप लेकर गए और लॉ से आपने LLB, LLM और फिर PhD आपने उस विषय में की। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बतौर प्रदेश प्रवक्ता भी आप रहे। लगभग 400 से ज़्यादा टीवी डिबेटों में आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रखा। और अभी कुछ समय पहले आपको असिस्टेंट एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अपॉइंट किया गया है। रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जितने आपके साथ लोग जुड़े हैं उन सब का। दर्शकों, हम डॉक्टर साहब से चर्चा करना चाहेंगे जो हरियाणा सरकार ने आपको एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। एज ए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आप सरकार के पक्ष से आप एडवोकेसी करेंगे, सरकार के पक्ष को हाई कोर्ट में मजबूती से रखेंगे और सरकार को वहाँ विजयी प्राप्त कराने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो डॉक्टर साहब, जनता जानना चाहती है, बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आपका क्या क्या दायित्व रहता है, सरकार के एंड पर क्या क्या जिम्मेवारियां आपको देखनी पड़ती हैं? देखिए, पहले हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट करते रहे जी बहुत सालों से, हाई कोर्ट में भी और माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में भी। जी अभी जैसे पीछे फॉर्म निकले, हमने अप्लाई किया, जी सारी कंडीशन फुलफ़िल हुई और मेरिट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सरकार में नौकरियां मिलती हैं, जी तो मेरिट के आधार पर हमें भी यहाँ पर मौका दिया। जी उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जी जहाँ तक बात आती है कि हमें करना क्या है, जी हम हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं। जिन कोई केसों में सरकार पार्टी होती है जी उसमें हम सरकार का पक्ष रखते हैं जी और सरकार की तरफ से सरकार का जो जिस विभाग के केस हैं उस विभाग का मुखिया हमें रिटर्न में अपना रिप्लाई बना के देता है। जी हम उस रिप्लाई के बेस पर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं, कोर्ट में अपनी बात कहते हैं। जी ये हमारा दायित्व होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताया कि सरकार के एंड पर आप पैरवी करते हैं और विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी आपको लिखित में अपने बयान देते हैं और उन बयानों के आधार पर आप सरकार का पक्ष आप रखते हैं। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी का आपका बहुत लंबा चौड़ा वकालत का अनुभव भी रहा है और जिस प्रकार से जनता, कर्मचारी उसको अपने राइट्स समय पे मिल जाएं, वही बहुत बड़ी बात होती है। जब उस व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता तभी वो हाई कोर्ट की तरफ, जुडिशरी की तरफ जाता है न्याय प्राप्त करने के लिए। क्या डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी को नहीं लगता कि जब सरकार के एंड पर, अधिकारियों के एंड पर जब उनकी जिम्मेवारियों को सही से निर्वहन नहीं किया जाता, कहीं कोई चूक रह जाती है, तब उस परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी, विशेषकर मैं इस विषय को कर्मचारी से जोड़ रहा हूं, तभी वो अपने हाई कोर्ट में अपील करते हैं अपने अधिकारों को, राइट्स को प्राप्त करने के लिए। क्या बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भगवत दयाल शर्मा जी का विज़न होगा कि ऐसे हज़ारों केस आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं कर्मचारियों के, जिन केसों को अगर अधिकारी समय अनुसार उन केसों को अपना निर्णय दे देते, उनको न्याय दे देते, तो ना तो माननीय उच्च न्यायालय का समय खराब होता,
ना सरकार की एनर्जी इस प्रकार के कामों पर किसी प्रकार से व्यर्थ जाया होती। किसी ना किसी एक सकारात्मक भूमिका के रूप में सरकार भी कुछ अच्छा काम कर पाती और जिस प्रकार की लीगल टीम सरकार की है वो कुछ और बेहतरीन कर सकती है। उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी? देखिए, मेरा जहाँ तक निजी विचार की बात है, मैंने बहुत साल प्राइवेट प्रैक्टिस की जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब कर्मचारियों के जो कानूनी जो होने चाहिए, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट की अपनी एक टीम, उनके राइट, उनके कोई पेंशन के बेनिफिट हैं, उनके कोई ग्रेजुएटी के बेनिफिट हैं जी। उनकी कोई सीनियोरिटी के बेनिफिट हैं जी। जो कि उनको इन टाइम मिलने चाहिए थे जी। वो जानबूझकर जी। या इंटेंशनली जी। या अनजाने में उनको रोक दिया जाता है। जी। और वो कर्मचारी अपनी रिप्रेजेंटेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को थ्रू प्रॉपर चैनल देता है जी। और उन फाइलों पर जानबूझ करके कहें या डिले टैक्टिस है जी। वो उनको दबा दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब। हाई कोर्ट में केस डलते हैं। जी। हाई कोर्ट में हमारे यहाँ, मैं कहना चाहूँगा, बेशक सरकार की तरफ से हूँ, जी। पर क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा ये शासन, ये कल्याणकारी राज्य की निशानी होती है। जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जी। और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। जी। तो उस नाते से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हज़ारों नहीं लाखों केस पेंडिंग है। जी। और वो पेंडेंसी इतनी है कि कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ा जी। और वो लड़ते लड़ते चल बसा, जी। उसको राइट नहीं मिल पाया। जी। उसकी आत्मा दुखी होती है, उसका परिवार दुखी होता है। जी। उसके पीछे एक गहरी बात ये भी है कि ये जो हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट है, जी, ये 2 स्टेटों की है। जी। बहुत वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि हमारा अलग से हाई कोर्ट बनना चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारा अलग हाई कोर्ट बने ताकि हरियाणा के कर्मचारियों को, जनता जनार्दन को प्रॉपर समय पर न्याय मिल सके और वो उनकी आत्मा भी खुश हो। जी। और तीसरी बात जो आती है, हमारा देश लगभग 800 साल मुगलों के और 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहा। जी। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में बाबू पैदा किए। उन बाबुओं का एक ही उद्देश्य था कि जनता को किस प्रकार परेशान किया जाए, जनता के जो होने वाले काम है वो भी उन पे क्वेश्चन मार्क लगा कर रोक दिए जाएं। जी। उसी प्रकार 50% कर्मचारी हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से ड्यूटी करते हैं, अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की आज भी इंटेंशन वही अंग्रेज़ों वाली है कि किसी को परेशान किया जाए, गुलाम समझते हैं। हमारी सरकार, हमारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक सरकार का पार्ट हूँ। जी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल ये चाहती है कि जनता का भला कैसे हो। हमें भी जब हमने ज्वाइन किया, हमें कहा गया कि आपने ये देखना है कि जनता का कल्याण कैसे हो, जनता का भला कैसे हो और सरकार की तरफ से कानूनी तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उनका सहयोग किया जा सकता है कानून के दायरे में रह करके। तो मैं बिल्कुल ये आपकी बात से सहमत हूँ और हमारे आगे कोई ऐसी बात आएगी तो हम उसको बिल्कुल सरकार की मंशा को आगे बढ़ाएंगे और उन कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात हमारे चैनल के माध्यम से आपने कह दी और जो दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे वो निश्चित तौर पर बड़े खुले मन से खुश होकर अपने पीड़ा को समझ सकते हैं। उस पीड़ा का समाधान अब होने वाला है, ये आप मान कर चलिए। जब सरकार इस प्रकार के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अपॉइंट करती है जिनका उद्देश्य सरकार का पक्ष तो मजबूती से रखना ही है, परंतु जनता के अगर कहीं किसी प्रकार से कोई राइट्स पर कुठाराघात किसी प्रशासनिक अधिकारियों के एंड पर किया गया है तो उस पर भी पैनी नज़र असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और लॉ विभाग की रहेगी। उनका उद्देश्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखना, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक न्याय त्वरित रूप से मिल पाए, इस विषय को रखते हुए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी ने अपना विजन हम सब के बीच में साझा कर दिया है। डॉक्टर साहब, और बातें आपसे चर्चा करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपका राजनीतिक अनुभव भी रहा है, लगभग आपने 400 से ज़्यादा टीवी डिबेट्स में भाग लिया है, बीजेपी पार्टी के पक्ष को आपने रखा है मजबूती से, तो क्या भविष्य का कोई डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी का कोई प्लान है कि राजनीति के क्षेत्र में
आगे आना है, और जिस प्रकार से आप जुडिशरी में रहते हुए, आप लोगों की लॉ में रहते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या राजनीतिक क्षेत्र में आके भी कुछ जनता की सेवा करने का मन है, विचार है? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ, और अब पार्टी ने मुझे, जैसे आपने बताया, लगभग 400 टीवी चैनलों पर मैं डिबेट में गया, पार्टी ने मुझे मौका दिया। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी के साथ या सरकार के साथ कोई लालच के हिसाब से नहीं जुड़े। ठीक है, मेरे को योग्य लगा, मैं मेरिट के आधार पर मुख्यमंत्री जी की टीम ने चुना, और मुख्यमंत्री जी के जो अपने हमारे एडवोकेट जनरल है, उन्होंने मुझे मेरी मेरिट को देखते हुए मुझे अपने ऑफिस में ये ड्यूटी लगाई। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ यदि मुझे वो ना भी लगाते तो भी, और आगे भी, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं बीजेपी से मुझे टिकट मिले, मुझे वो मिले। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, धर्म कर्म को मानने वाली पार्टी है, भगवान राम को मानने वाली पार्टी है, सब धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है, 36 बिरादरी को उनका हक देने वाली पार्टी है, और किसी को भाई भतीजावाद के नाम पर या कोई भेदभाव नहीं करती, मेरिट के आधार पर नौकरियां देती हैं। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो एक ब्रह्मचारी संत है। इन सब बातों को देखते हुए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखते हुए, और ये तो पार्टी मदन मोहन मालवीय जी की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है। इस तरह की जो सोच रखने वाले हैं, हम इनसे जुड़े थे, बचपन से जुड़े और जुड़े रहेंगे लगातार। जब तक इस शरीर में प्राण है तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े रहेंगे। दूसरी बात आती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं। जो संघ का स्वयंसेवक है, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भावना से राष्ट्रवादी विचारधारा को मन में धारण करके आगे बढ़ता है, और जब जब संगठन उसको कोई पद देता है, कोई जिम्मेदारी देता है, उसको वो ड्यूटी समझ करके निभाता है। मुझे अब तक जो ड्यूटियाँ दी गई, मेरे साथ और भी प्रवक्ता साथी होते थे, मैं हर रोज़ टीवी चैनल पर जाता था, अपना टाइम देता था, प्रॉपर अपना काम करता था। ऐसे ही मैं प्राइवेट प्रैक्टिस की, तो मेरे पास जो भी केस आता था मैं उसको ईमानदारी से फाइट करता था। मैंने लगभग 100 परिवारों को घर बसवाए। जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, अक्सर होते हैं आजकल, तो मैंने उनको घर टूटने के बजाय ना घर बसवाने का काम किया, बाय हुक और बाय कुक। बहुत अच्छी बात है। और आगे भी समाज, पार्टी, सरकार जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे, हम उसको बखूबी निभाएंगे, और एक ही उद्देश्य है कि इस शरीर को कैसे परोपकार में लगाएं, कैसे देश के हम काम आएँ, 36 बिरादरी का भला कैसे कर सकें। क्योंकि हमारी ये सोच है कि 36 बिरादरी हमारे परिवार है, हम अपने पारिवारिक जनों का, अपने भाइयों का, अपने देश के लोगों का कैसे भला कर सकें, वो हम करना चाहते हैं। बाकी सरकार ने, संगठन ने, हमारे जो नेता हैं उन्होंने देखना है कि इस व्यक्ति को क्या ड्यूटी लगानी है। हम कोई मांग रख करके या कोई लालच रख करके नहीं जुड़े, निस्वार्थ और देश सेवा का भाव मन में रख के जुड़े हैं। वो चाहे हमें हाई कोर्ट में अब जो ये पद मिला है इसके द्वारा हो, चाहे आगे भगवान हमें कुछ और बड़ा पद दे, चाहे राजनीति में कोई पद दे, चाहे समाज का कोई पद मिले, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि समाज का भला कैसे हो, हम लोगों के काम आ सकें। ये हमारा सोच है, देश की सेवा करना चाहते हैं। आगे भगवान ने देखना और पार्टी के बड़े नेताओं ने देखना है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से जब से आपकी अपॉइंटमेंट हुई है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, लगातार जगह जगह हर ज़िलों में आपके स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज भी आपका जींद में पांचाल ब्राह्मण समाज की तरफ से आपका कार्यक्रम रखा हुआ है। तो किस प्रकार से खुशी महसूस होती है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी को कि जब इस प्रकार की नियुक्ति हुई, और किस प्रकार से लोग, समाज बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है आपके स्वागत में, तो कैसा महसूस होता है डॉक्टर साहब? देखिए, हमने शुरू से ही, जब बचपन से ही थोड़ा समाज के लिए चलने लगे, हमने ईमानदारी से काम किया। मैं कुरुक्षेत्र की ब्राह्मण धर्मशाला में पदाधिकारी रहा, वहाँ रहते मैंने बड़े ईमानदारी से काम किया, बिल्कुल जैसे जितना मेरे से हो सकता था। तो वहाँ जो अच्छे लोग जुड़े, उसके बाद हमने सर्व जातीय एकता सभा बना करके 36 बिरादरी में काम किया, वहाँ भी हमारे साथ 36 बिरादरी के लोग जुड़े। और दूसरा, मेरे साथ और कई लोगों ने भी ज्वाइन किया, तो और साथियों का भी स्वागत हो रहा है। पर मुझे खुद पे ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि हरियाणा के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। आज लगभग 33-34 दिन हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए। हर रोज़ शाम को कहीं न कहीं साथी मिल करके मुझे आशीर्वाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं उनका सबसे पहले तो दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ।
और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो सबके अंदर भगवान देखता हूँ कि वो मेरे भाई, मेरे मित्र, वो सब मिल करके 36 बिरादरी के लोग ऐसा मेरा मान सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ दिल से जुड़ा हूँ। जब हम किसी व्यक्ति के साथ दिल से जुड़ते हैं तो अगला व्यक्ति हमारी इज्जत करता है और हम उसकी इज्जत करते हैं। ये एक तरफ़ा नहीं होता, ये दोनों तरफ़ा होता है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि जो भी काम कानूनी दायरे का है, जो लीगली है, मैं उसमें आपकी सहायता करूँगा। और जितना कोर्ट के बाहर भी कोई समाज के कोई सामूहिक काम है, किसी की बस लगवानी है, किसी को सड़क टूटी हुई है, किसी को कोई समस्या है, तो हम अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर उनको बोलते हैं कि देखो जनता के काम है, जनता की सरकार है, हम सब जनता के सेवक हैं, तो काम करने चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने अपना जीवन देश को दिया है, प्रदेश को दिया है, वो हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, मोदी जी को, इनको, तो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि इस शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। और जहाँ प्रोग्रामों की बात है, ये तो एक लोगों का प्यार है, हमने लोगों के लिए काम किया है, काम आए हम अपने साथियों के, अपने भाइयों के, अपने मित्रों के, अब वो हमें रिटर्न गिफ्ट करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि उनके बीच का, उनके साथ बैठने वाला, उनके साथ खाने वाला, उनके साथ रहने वाला कोई साथी आगे बढ़ा है, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी दर्शकों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ तक उसका पहुँचना संभव नहीं है। और चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लाखों केस कर्मचारियों के माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है, यदि सरकार और इस प्रकार के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स और माननीय मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल साहब इस विषय पर विचार करें और माननीय न्यायाधीश महोदय विचार करें कि जो ऐसे केस हैं जिनका डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं चूक रही है और उस चूक की वजह से सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ता है, सरकार को हाई कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों का जो समय है, जो एक सकारात्मक काम में होना चाहिए, उस व्यर्थ के काम में लग पा रहा है। तो क्या भगवत दयाल जी कोई ऐसा विज़न दिमाग में नहीं आता माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय एडवोकेट जनरल जी से डिस्कस करके कुछ 1 महीने के लिए एक समय दीजिए सभी विभागों को और रिव्यू कीजिए कि जितने पेंडिंग केस हैं कर्मचारियों के, जो लीगली सही, किसी भी कमी की वजह से, किसी भी चूक की वजह से कर्मचारी हरास हो रहा है और उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे, तो कुछ 1 महीने का 2 महीने का समय देकर विचार किया जा सकता है कि उन केसों पर डिपार्टमेंटल स्तर पर कार्रवाई करते हुए तुरंत उन पे कार्रवाई करें और कर्मचारियों को जो डिस्प्यूटेड मामले हैं उनको आपसी सहमति से सुलझाएं और सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के समय की कीमत को समझें ताकि वो किसी और सकारात्मक भूमिका में अपना काम कर सकें। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी? बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि हमने बहुत सर्विस मैटर के केस लड़े हैं, बहुत केस पेंडिंग है, बहुत लोग इस बात से बड़ा परेशान होते हैं कि उनके जो मिलने चाहिए थी, जो उनके राइट थे, वो भी जाने में और अनजाने में या इंटेंशनली उनको रोक दिया गया। उसके लिए बहुत एक बड़ा साहसिक कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या बात, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता है माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में और सरकार के तरफ से लिए जाने वाले इनिशिएटिव की वजह से हजारों लाखों कर्मचारी जो हर रोज़ कोर्ट कचहरियों में व्यर्थ की भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, उसको सकारात्मक समाज और देश को बनाने की भूमिका में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें कई जगह है, कुछ तथाकथित नेताओं का भी योगदान है। जैसे मेरे को कोई बेनिफिट मिलना है और दूसरा कर्मचारी मुझसे किसी तरह से जलन करता है, तो वो खामखाई के कोर्ट केस, कोई RTI लगा करके परेशान करना, इस तरह से भी बहुत से कई साथी ऐसे होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं जी। अब जैसे संस्कृत टीचर्स की भर्ती का मामला है जी, पिछले 7-8 साल से कोर्ट में चला हुआ है जी। सरकार चाहती है कि संस्कृत के टीचरों की भर्ती हो, लेकिन 5-7-10% ऐसे शरारती तत्व हैं, वो कोई ना कोई बहाना लगा करके कोर्ट में अपनी षड्यंत्रकारी सोच के कारण वो किसी प्रकार से स्टे ले आते हैं, जिससे आम आदमी पीसता है। तो कर्मचारियों में भी ऐसी है कि कई
5-7% ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसको बेनिफिट ना मिले, वो इस तरह से कोर्टों में केस और स्टे ले आते हैं कि सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती। इसमें आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा, आम आदमी को भी ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जो खामखा की आरटीआई कार्यकर्ता बन करके खामखा मतलब लोगों को परेशान करते हैं, जो मतलब कई तो ऐसे हैं जो मतलब अपने आप को समाज सेवी कहते हैं लेकिन लोगों को परेशान करते हैं और खामखा के केस डालते हैं। तो इस प्रकार से भी सरकार के पास कई बार मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए समाज में आंदोलन की ज़रूरत है। कुछ जैसे बोलो ना कि आंदोलन जीवी, तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्री के आंदोलन, फ्री की केस, फ्री के परेशान करना। तो इस टाइप के जो 2-4% जो लोग हैं उनके खिलाफ भी आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उनको बेनकाब करना पड़ेगा। और जहाँ तक कोर्ट की बात है, मैं पुनः दोहराता हूँ, हमारी कोर्ट के में केसों का बर्डन है। सरकार चाहती है, सीएम साहब चाहते हैं कि हमारी हाई कोर्ट अलग हो ताकि केसों का निपटारा हो सके। तीसरी बात मैं इसमें कहना चाहूँगा, जैसे पीछे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ट्रिब्यूनल बनाया जाए, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ताकि सर्विस मैटर के केस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सुने जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हो। फिर कई लोगों ने उसका विरोध किया, कई लोग हर बात में राजनीति ढूंढते हैं। यदि वो ट्रिब्यूनल बन चुका होता हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोनल वाइज, तो कर्मचारियों को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होना था। लेकिन वो विरोध के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि सरकार किसकी? जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता में कई चीज़ों में जागरूकता नहीं है, तो उसको सरकार को समझना चाहिए। जैसे पीछे किसान आंदोलन हुआ, सरकार चाहती थी किसानों की आमदनी दुगनी हो, सरकार ऐसे चाहती थी कि मतलब कोई भी किसान अपनी मर्जी से अपने रेट पे बेचे, लेकिन उन आंदोलनजीवियों ने उस चीज़ को भी पीछे हटने में मजबूर किया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार हमेशा जनता का भला चाहती है, सरकार जनता की दुश्मन नहीं है। तो सरकार को यदि जनता साथ देगी तभी अच्छी नीतियां इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, और अच्छी नीतियां यदि इम्प्लीमेंट होंगी तभी जनता का और देश का भला हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को कोई ऐसा एक तरीका खोजना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी और एक सख्त कानून बनाने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार से झूठे केसों को ले जाकर माननीय उच्च न्यायालयों का और माननीय कोर्ट का समय बर्बाद ना करे, और किसी के सही होने वाले कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। तभी इस प्रकार की जो लगे हुए लाखों पेंडिंग केस हैं इनका समाधान किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? के साथ साथ मैं एक और सुझाव आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा जी, कि बहुत से लोग आपस में झूठे केस डाल देते हैं। जी, जैसे कोई महिला है, जी, बहुत देवी है और वो ऐसे परिवार में चली जाती है, उसको तंग किया जाता है। कई बार कोई ऐसी देवी है जो एक देवता परिवार को तंग करती है, खामखा ननद को भी फंसा देना, देवर को भी, सासू को भी और औरों को भी। तो ये भी समाज में एक ज़रूरत है कि किसी को भी निर्दोष आदमी को केसों में नहीं फंसाना चाहिए। और जो ये फालतू के एक दूसरे को परेशान करने वाले केस हैं, चाहे भाई भाई का केस है, 20-30 साल से हम बहुत से भाई ज़मीनें बोते हैं और एक रोड निकल जाती है अचानक से, बड़ी जीटी रोड निकल जाती है, बेईमाना आ जाता है कि भाई इसकी तो जीटी रोड पे ज़मीन आ गई, मेरी नहीं आई, वो कोर्ट में चला जाता है, जबकि 20 साल तक वो बैठा था, कोई समस्या नहीं थी। तो इस तरह से भी समाज को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, और ख़ासकर जो पारिवारिक झगड़े हैं उनको कम करने के लिए थोड़ा संतोष करना पड़ेगा कि जो जिसका नसीब है, जो जिसका भाग्य है। और ऐसे ही हमारी जो संस्कृति थी कि विवाह का जो संबंध है हमारा, वो एक पवित्र बंधन है। और आजकल पति पत्नी के बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। और तीसरा मैं समाज के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ फिल्मी दुनिया को देख करके +2 की लड़कियाँ, +1 की लड़कियाँ, 10वीं की लड़कियाँ यहाँ तक कोर्ट में भाग करके प्रोटेक्शन लेती हैं कि मैं तो लिव इन में रहूँगी, ये तो मेरा प्रेमी है, मेरे को घर वालों से दिक्कत है। जिस माँ बाप ने उस लड़की को पैदा किया, पाला, इतना बड़ा कुछ किया, और वही लड़की माँ बाप के खिलाफ कोर्ट जाती है कि मुझे इनसे प्रोटेक्शन दो। हमारे भारत देश में विवाह एक संस्कार है, कोई मजाक नहीं है।
ये जो चला हुआ है इसमें भी समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चियों को शिक्षा दी जाए, बच्चों को भी शिक्षा दी जाए कि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है कि कोई लिव इन में रहे, उसमें रहे। समाज में हमारे गाँव का जैसे माहौल है, गाँव में रहने वाली 36 बरादरी की जो कन्या है वो हमारी बहन है, तो गाँव की गाँव में शादी और ये गोत्र के गोत्र में शादी, और उनको ज्ञान ही नहीं कि किसकी शादियाँ होनी चाहिए। तो इस प्रकार भी मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार अपने बच्चों को प्रॉपर ज्ञान दें कि विवाह होता किस लिए, किस में होना चाहिए, क्या हमारा गोत्र सिस्टम है, क्या हमारा गांव में एक भाई बहन कैसे हैं, वो समाज यदि बात करेगा। तो हरियाणा की जहाँ तक स्थिति है, हरियाणा में ये कहा जाता है कि अपनी जो शादी है वो माँ बाप के हिसाब से गोत्र जाति पाति सब सिस्टम आ रहा है, क्योंकि ये हमारा एक समाज है, उसमें एक सिस्टम है, हम उसकी निंदा नहीं कर सकते। तो उसमें रह कर के करते हैं। कई बार एक लड़का है करता कुछ नहीं, आवारा है, वो 4 चक्कर कॉलेज के मारता है कि भोली वाली लड़की का माइंड वॉश कर देता है, और कल को वो फिर उसको छोड़ता है, उसको तंग करता है। टीवी में आता है कि उसको मार तक दिया था, पीछे अभी आया था एक केस, उसको चाकुओं के साथ मार दिया गया। तो ये इस प्रकार लड़कियों को समझना पड़ेगा कि लड़का यदि वेल सेटल है, आपकी सही उम्र हो रही है शादी की, तभी आप उससे सारी बातें सोच करके, विवाह एक संस्कार है, उस हिसाब से शादी करें, ना कि इस तरह के 2 दिन की फिल्मी दुनिया में की तरह प्यार किया और चले गए। उससे समाज को दिक्कत है, परिवार का ढांचा बिगड़ता है, समाज का ढांचा बिगड़ता है। और फजूल केसों से बचें और सरकार की नीतियों का समर्थन करें, जो सही नीतियां हैं, चाहे सरकार किसी की भी है। सरकार का उद्देश्य यही रहता है कि जनता का भला हो, जनता का कल्याण हो। इस प्रकार मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से सामाजिक ताने बाने पर भी अपनी सोच डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी ने अपने विचार रखे, और निश्चित तौर पर बड़ा विचारणीय विषय है। समाज को हम सब दे सकते हैं, और एक अच्छा समाज जब हम संगठित करेंगे, बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक खूबसूरत प्रदेश बनेगा, और खूबसूरत प्रदेश से खूबसूरत देश की उन्नति और तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।